वेलकम डिप्लोमा ऑन क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक मैकेनिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसमें पहला हेडिंग है अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसकी परिभाषा कभी कभी परीक्षा में पूछी जाती है। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का मतलब यही है कि जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं। अप्लाइड का मतलब ये है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वैसा मैकेनिक्स जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इन जनरल ऐसे हम लोग साधारण भाषा में समझ सकते हैं, जो हम लोग का कोर्स डिजाइन किया गया है, यानी जो हम लोग को पढ़ के बनना है, उसमें मैकेनिक्स का कितना प्रयोग होना है उतना ही हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स कहेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं, जो भी मशीनरी है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर मशीन के पार्ट्स हैं, उनको कैसे रिपेयर करना है, वो कैसे प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम लोग मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में जानते हैं। और आने वाली जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल करेंगे, ये चीज़ें हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में सीखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है इंजीनियरिंग से संबंधित या यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी का ही एक भाग है, यानी मैकेनिक्स का ही भाग है, मैकेनिक्स का एक छोटा सा भाग है अप्लाइड मैकेनिक्स, ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कहा गया है इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों यानी मैकेनिज्म तथा ढांचों या स्ट्रक्चर और उनके अवयवों आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है, ठीक है। यांत्रिक समस्याएं, जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा मशीनरी में, स्ट्रक्चर में, या फिर कोई भी मशीन एलिमेंट में, उसमें जो समस्या आएगी उसको हल करना हम लोग सीखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तब दिमाग में बैठ गया है अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स जो है मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने ब्रांच से संबंधित जितनी हमको यूजफुल है उतना हम लोग की मशीनरी या फिर स्ट्रक्चर या फिर मशीन के एलिमेंट्स वगैरह में जो दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्याएं आती हैं, उनको सॉल्व करना हम लोग इसमें सीखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। क्लियर है, ठीक है। इस डिफरेंस को 2 से 3 बार खुद से पढ़िएगा समझ के, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं आवश्यक परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। ये डिफिनेशन इसलिए रखा गया आपके सिलेबस में ताकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर जब बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तभी जो है आपको मैकेनिक्स भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। जो भी परिभाषा यहाँ पे हम बताने वाले हैं वो बचपन में ही आप पढ़े हुए हैं, क्लास 9th में 10th में पढ़ के ये आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, बस रिविजन हम लोग को यहाँ पे करना है। और इन सब परिभाषाओं के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सबसे पहला है कि पदार्थ, मैटर क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेरे। इस प्रकार पदार्थ की उपस्थिति का ज्ञान देखने, छूने, सूंघने तथा सुनने आदि से होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डाले, कुछ स्थान घेरे या फिर उसका कुछ आयतन हो, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक। आगे देखिए, पिंड किसे कहते हैं या फिर वस्तु किसे कहते हैं। बार बार पिंड या वस्तु की बात आगे आएगी। तो देखिए, यह किसी भी पदार्थ का एक भाग होता है, ठीक है। ये किसी भी पदार्थ का एक भाग होता है जो निश्चित स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान और आयतन भी निश्चित होता है। जिसका द्रव्यमान और आयतन भी निश्चित होता है उसी को हम क्या कहेंगे, पिंड या फिर बॉडी या फिर वस्तु कहेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है, दृढ़ पिंड क्या होता है, इसको हम लोग यहीं समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी वस्तु है, तो उसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है। पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी अपने से मान सकते हैं। तो अगर बाहरी से कोई बल लगाया जाए, बाहर से इतना बल लगाया जाए कि अधिक से अधिक बल लगाया जाए, फिर भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। अगर नॉर्मल वस्तु रहेगा, कस के दबाएंगे, 2 बिंदु कहीं लगाए हैं तो उसकी डिस्टेंस बदल जाएगी, या खींचेंगे तब डिस्टेंस बदल जाएगी। लेकिन ये रिजिड मटेरियल है अगर, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलने वाली, चाहे उसमें दबाने वाला बल लगाए चाहे खींचने वाला बल लगाए, टेंसाइल कंप्रेसिव कोई भी फोर्स लगाए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक।
आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है यह वह पिंड है जिस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बल लगाने पे नहीं बदलती। ठीक है, क्या कहा, यह वह पिंड है जिस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बल लगाने पे नहीं बदलती, अर्थात दृढ़ पिंड का अत्यधिक बल लगाने पर भी विरूपण यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। कितना भी बल लगा लो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखिए वास्तव में कोई भी दृढ़ पिंड संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी पिंडों को बहुत ज़्यादा बल लगा के तो डिफॉर्मेशन हो ही जाएगा। ठीक है, परंतु इंजीनियरिंग प्रयोग में बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम परिवर्तन या नगण्य परिवर्तन होता है उसे दृढ़ पिंड मान लिया जाता है। इस प्रकार धरन यानी बीम जो है, बीम, स्तंभ, कॉलम, आधार, गियर, पहिया आदि दृढ़ पिंड कहलाते हैं। जो भी मेटल के बने हुए हैं, हार्ड होते हैं, उनको हम लोग दृढ़ पिंड कह लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो भी नहीं है, बल लगाने पे जो है, बहुत ज़्यादा बल लगाने पे उसमें भी डिफॉर्मेशन हो ही जाता है। ठीक है, कण या फिर पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसी मटेरियल का वह छोटा छोटा पार्ट जिसको हम लोग और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, पार्टिकल कहलाएगा। उसका जो है उसको जो है एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और उसे द्रव्यमान या भार में माप सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। यहाँ बताया गया है यह पदार्थ का एक ऐसा भाग या अंश है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती है, परंतु इसमें द्रव्यमान तथा भार होते हैं। कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी किसी मटेरियल का सबसे छोटा भाग जो है वो क्या होता है, कण कहलाता है, पार्टिकल्स कहलाता है। इसका द्रव्यमान और भार होगा, लेकिन इसका मापा नहीं जा सकता है और इसको बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है गति तथा विराम अवस्था। ये क्या होता है, गति या फिर विराम अवस्था की जब पर भी बात करेंगे तो हमेशा कंपैरिजन में यानी सापेक्ष में बात करें। दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर करके ही हम जान पाएंगे कि वो गति की अवस्था में है या फिर स्थिर अवस्था में है। इसमें बताया गया है किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती, चाहे वो गति की अवस्था में होगा चाहे वो स्थिर अवस्था में होगा। पहला, या तो वह वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो। ठीक है, दो कंडीशन, ये दोनों ही सापेक्ष पद हैं। ठीक है, दोनों ही सापेक्ष पद पे होंगे। जब कोई वस्तु किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह स्थिति बदलने वाली वस्तु या फिर गतिमान वस्तु कहलाती है। ठीक है, अर्थात वस्तु चल रही है, इसको भी समझाते हैं हम। इसके आगे बताया गया है इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती तो इस अवस्था को स्थिर या विराम अवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब दो वस्तुएं समान गति से एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे के सापेक्ष वह स्थिर अवस्था में रहेंगी। अब इसको समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए दो गाड़ी है, दो कार है, ठीक है, या फिर कोई भी दो वस्तु है, कोई दो वस्तु है, ठीक है, कोई भी दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, इसको टॉप से मान लीजिए। अगर इस वस्तु का वेग जो है 0 किलोमीटर पर घंटा है और इसका वेग जो है 10 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, तो जब यहाँ से आप खड़ा होकर इस कार में बैठ के इसको देखेंगे तो आपके सापेक्ष ये गति की अवस्था में होगा ना, आपके सापेक्ष ये गति की अवस्था में होगा। जब आप इसमें बैठ कर देखेंगे इसको तो आपके सापेक्ष ये स्थिर अवस्था में होगा। तो कभी भी गति या फिर स्थिर अवस्था दोनों दो वस्तुओं के सापेक्ष बात करने पे समझ में आएगी। ऐसा नहीं कर सकते कि जो वस्तु चल रही है वो गति में है, जो रुकी हुई है वो रुकी हुई है, ये गलत डिफिनेशन हो जाएगा। हमेशा दो वस्तुओं के कंपैरिजन में ही कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु गतिमान है और कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में है। अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए, दोनों 10-10 किलोमीटर चलें तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है,
जब इसमें से बैठ के उधर देखेंगे इधर, तो दोनों ही स्थिर अवस्था में नजर आएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गतिपथ। तो गतिपथ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कोई कण है, ठीक है, कोई कण है, किसी एक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, और इसी पे गति करता है, तो इसके ही इसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, गतिपथ कहेंगे। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोक्त यानी सक्सेसिव स्थिति को मिलाया जाए, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको मिलाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त रेखा कण का गतिपथ या केवल पथ कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोक्त सक्सेसिव स्थिति को मिलाया जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई कण है इस प्रकार से पथ पर चल रहा है, तो उसको आपस में मिलाया जाए, तो इस प्रकार का रेखा प्राप्त होता है। एक पूरा ये क्या हो जाएगी, रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा कण का गतिपथ या केवल पथ कहलाती है। ठीक है, ये आप जान गए, ये पहले से आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, बस हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। अगला है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। गतिपथ के आधार पर किसी कण की निम्न 3 प्रकार की गति हो सकती है। पहला है सरल रेखी गति। तो सरल रेखी गति क्या होता है, इसमें कण का गतिपथ एक सरल रेखी होती है, यानी कि सरल रेखी सीधी होती है। ठीक है, वक्रित गति, ये क्या होता है, इसमें कण का गतिपथ कोई वक्र होता है। ठीक है, कोई वक्र होता है, ऐसे हो सकता है या वैसे कोई वक्र होता है। ठीक, घूर्णन गति, इसमें कण का गतिपथ कोई वृत्त होता है। घूर्णन गति कोई वृत्त, इसका गतिपथ क्या होता है, कोई वृत्त होता है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेगा तो 3 टाइप के मोशन है, सररेखी गति, वक्रित गति और घूर्णन गति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये घूमता फिरता यहाँ पे आ गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी एक साथ समझ लेते हैं। तो ए से बी तक की जो ये दूरी चली गई है, इसको हम लोग दूरी को कैसे प्रभावित करेंगे कि कोई कण किसी कण द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी कण द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ये मार्ग की लंबाई हो गई, किसी कण द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और जब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति को एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, या फिर न्यूनतम दूरी, दोनों कणों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। आइए देखते हैं विस्थापन को। सबसे पहले किसी गतिमान कण के आरंभिक बिंदु जैसे कि ए है तथा अंतिम बिंदु जैसे बी है के मध्य को सीधी लंबाई विस्थापन कहलाती है। सीधी लंबाई या फिर न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। सीधी लंबाई या फिर न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए दूरी के बारे में। दूरी के बारे में क्या बताया गया है कि किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई, क्या यहाँ से लंबाई है, इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी कण द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा और नोट्स डाउनलोड करके खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान का सिंपल जानिए, किसी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान यानी मास कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या कहा है, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को बनने में मटेरियल लगा होगा, ठीक है, यानी पदार्थ लगा होगा, तो वही कह रहा है किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है। अब इसमें जितना भी पदार्थ होगा यानी जितना भी मटेरियल लगा होगा वह उसका द्रव्यमान कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा।
द्रव्यमान को सटीक भी कहते हैं। द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कोई मटेरियल लगा ही ना हो और कोई वस्तु होगा, बिना मटेरियल का वस्तु नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है, किलोग्राम है। अब समझिए द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आगे बढ़िए। भार क्या होता है? इसी द्रव्यमान में जो पदार्थ की मात्रा है, उस द्रव्यमान है, उसको स्मॉल एम दिखाते हैं। इसी यम में जब गुरुत्वाकर्षण का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो भार बन जाएगा। देखिए यदि स्मॉल जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भार बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है भार में? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित जिस बल से आकर्षित करती है वह वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। वस्तु का भार एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है, द्रव्यमान पढ़ा गया ना ऊपर, अगर यम है और गुरुत्वीय त्वरण जी है तो वस्तु का भार क्या होगा? W=mg। यानी कि जो द्रव्यमान था उसी में हम लोग क्या करेंगे? जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भार बन जाएगा। W=mg। जी का मान कितना है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब भार हर जगह बदलता रहता है। जहाँ जहाँ गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान बदलेगा वहाँ वहाँ भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इससे तो जो है द्रव्यमान जो है हर जगह पे स्थिर रहता है, जबकि भार क्या है? हर जगह पे बदलता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए। अगला है वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो वेग के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या करते हैं? वेग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय, ठीक है। तो विस्थापन किससे नापते हैं? मीटर में, समय को सेकंड में। मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो यही बता रहा है किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी किस नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ये हो गया सेकंड को, समय को सेकंड में, ठीक है। तो इसको कहते हैं किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, ठीक है। किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब बहुत 9th में आप पढ़ के आए हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बार रिवीजन कर लेना है आपको। अब देखिए त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहा है? किसी कण की वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग मंदन होगा तो क्या कहेंगे? सॉरी, वेग वृद्धि नहीं, घटेगा वहाँ तो क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग मंदन कर देंगे। फिर से देखिए, किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। यदि किसी कण का वेग t सेकेंड में u से बढ़कर v हो जाता है तो कण का त्वरण a बराबर v-u/t हो जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे, जो आएगा उसमें t से भाग देंगे तो ये त्वरण हो जाएगा, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, तो वेग बट्टे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, ठीक है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले जानते होंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है? यदि कण के वेग में कमी हो रही हो, वेग वृद्धि में कमी हो रही हो, ठीक है, तो v-v यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, जो है छोटा हो जाएगा, और u क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तब त्वरण निगेटिव आएगा। तो निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपकी स्पीड 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ऐसे है, तो ये बढ़ रहा है, जिसको हम लोग त्वरण बोलेंगे। लेकिन जब गाड़ी रोकना हुआ
तो 30 से 40, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। बस समझ में, ये त्वरण हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है रेखी संवेग। रेखी संवेग क्या होता है? देखिए, जब वेलोसिटी में द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संवेग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होता है, क्या है, किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल रेखी संवेग कहलाता है। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको। किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को रेखी संवेग कहते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो रेखी संवेग P बराबर mv। ठीक है, रेखी संवेग एक सदिश राशि है। रेखी संवेग एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, देखिए, माना एक पिंड F बल लगाकर स्थिति स्थापित किया जा सकता है। यदि पिंड का विस्थापन S है तो पिंड पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ समझिए क्या है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इस पर बल लगाया गया है, बल लगा के इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है, अब यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यस है, तो कार्य क्या होगा, इस दूरी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यस और यफ को गुणा कर देंगे, यानी कार्य यफ इंटू यस, यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है कार्य, तो W इक्वल टू एफ इंटू यस। ठीक है, तो क्या हो गया है, ये कार्य हो गया है। अगर बल सीधे ना लग के यहाँ किसी एंगल पर लगता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, तो यहाँ एंगल बनेगा थीटा, तब बल क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, तब ये कार्य हो जाएगा जब किसी एंगल पे बल लग रहा होगा। तो आगे देखिए, जहाँ थीटा बल तथा विस्थापन के मध्य कोण है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, मात्रक याद रखिएगा, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा है अगला पॉइंट, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था हेडिंग जो है वो शक्ति होना चाहिए था, छूट गया है। शक्ति क्या होता है, पावर। ठीक है, ऐसे लिख अपने में कर लीजिएगा, पावर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि शक्ति बराबर यहाँ पर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा। ठीक है, कार्य बटे समय हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि t सेकंड में W जूल कार्य किया जाए तो W बाई टी हो जाएगा, यानी P बराबर W बाई टी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक डिफिनेशन वाला जो है खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और खुद से एक बार पढ़िए, नोट्स बना लीजिए खुद से भी, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मैकेनिक्स बहुत आसान नहीं है, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप जरूर से इसमें मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।